हरियाणा की सियासी दंगल में पहले दो ही पहलवान थे, कांग्रेस और आईएनएल। लेकिन 2014 में एक नए पहलवान यानी बीजेपी ने इन दोनों को पटखनी दे दी। 2014 से अब तक हरियाणा का अखाड़ा काफी बदल चुका है। कुछ नए पहलवान भी आ गए हैं तो पहलवानी के नियम भी बदल गए। हरियाणा के अखाड़े का असली विजेता कौन? नमस्कार, आदाब। भाई वर्सेस भाई में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। हम दोनों भाई यानी शहजाद पूनावाला और तहसीन पूनावाला हरियाणा में है। हरियाणा जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूं। और आज मौजूदा हुकूमत जो अपने नफे के लिए मुल्क की सारी संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रही है, रोज एक नया जुमला दे रही है। क्या हिसार और हरियाणा की आवाम उन्हें निकालकर इन चुनावों में अपने राजनीतिक धर्म निभाएंगे या फिर मौजूदा हुकूमत एक बार फिर लौटेगी? इन मुद्दों पर और देश की मुद्दों पर आज दोनों भाई चर्चा करेंगे। और आज इस चर्चा में हमारे साथ कौन शिरकत करेंगे? बिल्कुल भ्राताश्री, भाई वर्सेस भाई की भारत यात्रा पहुंची है हिसार हरियाणा में। और हरियाणा की एक कहानी है कि हरियाणा सबसे ज्यादा लोग और सबसे अच्छे लोग भेजता है भारत की सेना में। पर आज चर्चा होगी कि क्या सत्ता को बचाए रखने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी ने देश के साथ और सेना के साथ गद्दारी की। इसके साथ ही हिसार के मुद्दों पर भी चर्चा होगी और इसीलिए आज हमारे साथ हिसार से कई सारे साथी जुड़े हैं। मैं उनका स्वागत कराना चाहता हूं, आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूं। हनुमान प्रसाद आयरन जी है जो राजनीतिक विश्लेषक है, पर कहा जाता है कि कांग्रेस के काफी करीबी माने जाते हैं, समर्थक है। मनदीप बिश्नोई जी है जो जेजेपी से है, नमस्कार, स्वागत आपका। सुजीत कुमार जी है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, हमारे साथ जुड़े हैं। और जस्सी पेतवार जी है जो प्रदेश अध्यक्ष है युवा इनेलो के, आईएनएलडी की युवा मंच से वो ताल्लुक रखते हैं। तो भ्राता जी, आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा ट्विटर सवाल भी लाइव हो चुका है, क्या है वो जनता को बता दें। क्या कांग्रेस पार्टी रॉबर्ट वाड्रा को नेता बनाकर भ्रष्टाचार के दाग छिपा रही है? और मेरा यानी शहजाद पूनावाला का दावा है कि बिल्कुल हाँ, छिपा रही है। और मेरा यानी तहसीन पूनावाला का दावा है कि बिल्कुल नहीं छुपा रही है। तो क्या आप मेरी बातों से यानी छोटे भाई की बातों से इत्तेफाक रखते हैं या बड़े भाई तहसीन पूनावाला की बातों से इत्तेफाक रखते हो? आप हैशटैग भाई वर्सेस भाई पर वोट कीजिए, ट्वीट कीजिए और अपने कमेंट्स हमारे पास भेजिए ताकि उनको दिखाया जाए लाइव भाई वर्सेस भाई के दौरान। कांग्रेस के पास वाड्रा के भ्रष्टाचार पर बोलने के लिए कुछ जवाब नहीं है, ये सवाल है। और ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आज रॉबर्ट वाड्रा को पेश होना पड़ा ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ऑफिस में, और उनके साथ उनकी पत्नी प्रियंका वाड्रा भी थी साथ में। सवेरे जब पेश होने से पहले एआईसीसी मतलब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर उनके पोस्टर दिखाई दिए राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के साथ। पर कांग्रेस पार्टी क्या जवाब देगी इस पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन पर एक बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा है कि देखिए, ये एक तरीके से राजनीतिक शरण दी जा रही है रॉबर्ट वाड्रा को। कल तक इसको प्राइवेट सिटीजन कहा करते थे, आज पूरा परिवार और पूरी पार्टी उनके बचाव में आ रही है। और दूसरी ओर ये भी कहा गया कि पूरा परिवार एक तरीके से बेल पर बाहर है। तो हम चलते हैं जनता की ओर और जनता से पूछते हैं कि क्या रॉबर्ट वाड्रा पर कांग्रेस पार्टी के पास उनके भ्रष्टाचार पर जवाब देने के लिए कुछ बचा नहीं है? ये सवाल लेकर हम जनता के पास पहुंचते हैं। निरंतर पिछले 70 सालों से कांग्रेस ने दोनों हाथों से इस देश और प्रदेश की दौलत को लूट करके दौलत का अंबार लगाने का काम किया। और आज पूरा हरियाणा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश भी देख रहा है कि किस प्रकार से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी इस प्रदेश के किसानों की जमीनों को कौड़ियों के भाव में नीलाम करके सोनिया गांधी जी को, उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा जी को लाभान्वित करने का काम किया। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं है। और एक तरफ से तो ये भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ इन्होंने साबित कर दिया कि जो माँ और बेटे ये दोनों जमानत पर चल रहे हैं, इनकी कभी भी ये जेल में जा सकते हैं। तो इनके पास कोई नेता नहीं बचा, इसलिए इन्होंने महासचिव के तौर पर उनको लाने का काम किया। देखिए, देश की जनता यही कह रही है भ्राताश्री कि कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं बचा। जिस तरीके से पूरा पहला परिवार जो है कांग्रेस पार्टी का, वो भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त है।
देखिए सुजीत कुमार जी, आप बीजेपी से, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल आपसे ये है कि यहां पर कह रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा को लेकर कांग्रेस के पास जवाब नहीं है। अब मैंने कुछ रिसर्च करी, 4 कोर्टों में, क्योंकि हम हरियाणा की पावन भूमि पे, हरियाणा का रॉबर्ट वाड्रा का मामला 4 कोर्टों में गया, चारों कोर्टों में क्लीन चिट मिली। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी और दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने सीबीआई, मोदी जी की सीबीआई कहती है कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। आप मुझे बताइए, जब सबूत ही नहीं है, माननीय वजीर आजम ने हरियाणा के चुनाव में उन पर आरोप लगाया, इलेक्शन कमीशन ने क्लीन चिट दी, कांग्रेस को बचाव करने की जरूरत क्या है? सारी संस्थाएं ने क्लीन चिट दे दी है। कांग्रेस डूबती हुई जहाज है। अभी पीछे जिंद चुनाव में आपने देखा, विधायक होते हुए विधायक का चुनाव लड़ना। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जमानत पर वो खुद रिहा है। जब उनको क्लीन चिट मिली थी तो उनकी सरकार थी, उनकी सत्ता थी, नहीं साहब, और इस सत्ता का दुरुपयोग करते आ रहे हैं। रोक रहा हूं, उनकी सरकार, उनकी हुकूमत नहीं थी, हुकूमत मोदी जी की थी। मोदी जी की सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कोई चार्जेस नहीं। आप आगे बोलिए प्लीज। और इलेक्शन कमीशन भी मोदी जी के कहने पे क्या था? कोर्ट ने अभी क्या बोला आपके सामने है सारा कुछ। वास्तव में जनता भी कह रही है और सारे नेता भी कह रहे हैं कि आज जो राहुल गांधी, उनका परिवार, उनकी कांग्रेस पार्टी एक परिवार देश को लूटने का काम कर रही है। उनको ये नहीं पता कि प्रियंका वाड्रा है या गांधी है या कहाँ की है। उनको आज लाने की क्या जरूरत पड़ी यहाँ पर? आपका जवाब आ गया। मुझे हनुमान प्रसाद आरोन के पास आना है कि अब ऐसी बात आ रही है सामने कि रोडपति से करोड़पति बन गए रॉबर्ट वाड्रा। आज उनको बेल लेकर वहां पे जाना पड़ा। मेरी बात सुन लीजिए, राजस्थान हाईकोर्ट के सामने सारी दलीलें जो भ्राताश्री ने अभी दी वो रखी गई कि ये वेंडेटा के तहत हो रहा है, इस केस में कुछ है नहीं। फिर भी कोर्ट ने उन्हें कहा कि आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, पर आपको जाना पड़ेगा, 6 तारीख को आपको पेश होना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता कि द्वेष की भावना से नहीं बल्कि भ्रष्टाचार पे जो है नकेल कसी जा रही है? कोर्ट में जाना आना लगा रहता है। जैसे कि आपके बड़े भाई ने बताया, रॉबर्ट वाड्रा जी 4 केसों में क्लीन चिट है और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, तो आज कोर्ट ने उनको क्यों वहां पे जाने के लिए कहा? मुकदमा दर्ज है और उनको जमानत मिली हुई है। क्लीन चिट कहां से आप ये मोदी जी के जाते हुए पैर है। एक सेकंड, आपने ये बात कही कि उनको क्लीन चिट मिली है। अगर क्लीन चिट मिली है तो आप मुझे बताइए कि 2 बार ईडी ने उनको समन किया, वो क्यों नहीं गए? क्लीन चिट मिली हुई थी। अगर मोदी जी सत्ता में आए थे, आते उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनते ही रॉबर्ट वाड्रा को अंदर ठोकूंगा, भूपेंद्र हुड्डा को अंदर ठोकूंगा, किसको ठोकूंगा, किसको वोट दूंगा। ये मोदी जी ने, भाजपा ने कहा था, भाजपा ने कहा था, ये भाजपा ने कहा था। ये बयान दिखा दीजिए मुझे, कहां था? ये मैं बता दूंगा आपको। और आज तक 5 साल हो गए, पौने 5 साल हो गए, नरेंद्र मोदी ने और उसकी सीबीआई भारतीय जनता पार्टी का तोता बन के काम कर रही है। आज ईडी कोई काम नहीं है। आज 4 दिन पहले जींद में चुनाव था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रैली में जाना था, पहले दिन सीबीआई के छापे मरवा दिए। मोदी साहब के सारे पोस्टर लगते हम तो नहीं फाड़ते, और कांग्रेस पार्टी के रात को पोस्टर लगा भी सारे फाड़ दिए। एनडीएमसी को आदेश है कि बीजेपी कह रही है तुरंत हटा दो पोस्टर। पोस्टर हटाने से अपराध कम नहीं होता है और कांग्रेस की प्रथम फैमिली बेल फैमिली है, इसका पोस्टर हर हिंदुस्तानी के दिल पे चिपक गया। तो सवाल ये है, क्या पोस्टरों से अब रॉबर्ट वाड्रा की पॉलिटिकल डेब्यू हो रही है और पॉलिटिक्स में आकर रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस रॉबर्ट वाड्रा को बचाना चाहती है? क्या आपको लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस बचाना चाहती है और वो सियासत में उनको लाकर बचा रही है? हाँ जी, रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस बचाना चाहती है। आपको क्या लगता है? ऐसे जी बचाना था तो बचा लेते, लेकिन 5 साल तक कुछ नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? रॉबर्ट वाड्रा नहीं बचने वाला जी। अगले 5 साल हो रहे हैं, मोदी सरकार है, सारे जेल में जाएंगे। तो इनका कहना है कि 5 साल मोदी सरकार ने जुमला दिया, अगले 5 साल में जेल में डालेंगे। आप इन लोग के पास आना चाहता हूं। अब सवाल ये है कि अगर कुछ छिपाने के लिए नहीं है, ये राजनीतिक द्वेष की भावना से हो रहा है, तो इतनी बार समन किया गया तो अब तक क्यों नहीं गए? और अब नेतागिरी करके, नेतागिरी के सहारे क्या रॉबर्ट वाड्रा को बचाने की कोशिश की जा रही है? इसलिए प्रियंका वाड्रा को भी लाया गया है राजनीतिक संरक्षण देने के लिए।
हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसको सबसे ज्यादा परेशान किया है रॉबर्ट वाड्रा ने। यहाँ भूपेंद्र हुड्डा के जरिए लग के रॉबर्ट वाड्रा ने जमीनों का घोटाला किया है और सबसे अधिक जो नुकसान रॉबर्ट वाड्रा का वो हरियाणा को उठाना पड़ा है। रही बात प्रियंका गांधी की, रही बात प्रियंका गांधी को राजनीति में आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मोदी, अभी एक बीजेपी के हमारे भाई कह रहे थे कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। बिल्कुल गलत कह रहे थे, कांग्रेस तो डूब चुका है और भाजपा डूबता हुआ जहाज है। जींद के चुनाव में इनेलो पार्टी का जो बुरा हुआ, बात रॉबर्ट वाड्रा पे कीजिए। यही करके तो दो पार्टी, एक परिवार को दो पार्टी में बदल दिए आप लोग। शायद ये शोर मचाता है। शायद बीजेपी के पास का जवाब मैं बिश्नोई जी के पास जाना चाहता हूँ। आपका विशेष अधिकार है कि आप हर पार्टी पे टिप्पणी करें, पर मैं बिश्नोई जी को शामिल करना चाहता हूँ। बिश्नोई जी, मुझे कोई ऐसा किसान बता दो जो कांग्रेस के राज में उतनी प्रगति कर गया, रातों रात उसने जमीन बेची और उसे कुछ पैसे डालने के बदले 50 करोड़ का इनाम मिल गया। ऐसा कोई और किसान आपको याद आ रहा है? रॉबर्ट वाड्रा इकलौते ऐसे किसान थे। माइक लेकर। कांग्रेस की जब सत्ता आई तब पता लगा कि रॉबर्ट वाड्रा भी किसानों की श्रेणी में माना जाता है। हरियाणा प्रदेश अगर पीड़ित हुआ कांग्रेस सरकार में, पूरे के पूरे इसके सन 1966 के इतिहास से अब तक अगर किसान पीड़ित हुआ, हरियाणा प्रदेश पीड़ित हुआ, तो वो कांग्रेस के राज में हुआ। और तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने अगर किसी के माध्यम से हरियाणा के किसानों को पीड़ित किया तो उसका नाम रॉबर्ट वाड्रा था। उसे सरकारी दामाद बना करके हरियाणा प्रदेश की जमीनों को लूटने का काम किया। सरकारी दामाद का जो आरोप लगा रहे हैं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। बिश्नोई जी आपकी बात आ गई। बिश्नोई जी आपकी बात आ गई। मैं हनुमान जी के पास जाना चाहता हूं। मैं आपको पूछना चाहता हूं हनुमान जी कि पहले तो सरकारी दामाद थे तो उनको मुनाफा और फायदा पहुंचाया गया सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा। अब वो क्या कांग्रेस पार्टी के दामाद बन चुके हैं, इसलिए प्रियंका वाड्रा से पूछा जाता है राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हो, ताकि बीकानेर का मामला बंद कराया जा सके। अब प्रियंका वाड्रा उनके साथ जाती है। पहले तो कहते थे ये निजी सिटीजन है, प्राइवेट सिटीजन है, और आज पूरी कांग्रेस पार्टी और प्रियंका वाड्रा जो जनरल सेक्रेटरी है वो रॉबर्ट वाड्रा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी है। नेतागिरी करके दाग छुपाना चाहते हैं। हनुमान जी और एक चीज मैं ये बात पहले बोल चुका हूँ, हर मामले में कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने और सीबीआई ने, ईडी ने क्लीन चिट दे चुके हैं। और प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की पोती, राजीव गांधी की लड़की है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई कितनी ये भाई की मारे, जींद में मार ले यार, थोड़ी 5-10 वोट फालतू आ यार। चलिए सुना करो मेरी बात। और सवाल ये है हनुमान जी, सवाल ये है रॉबर्ट वाड्रा पे जवाब दो कि अगर रॉबर्ट वाड्रा पे जवाब दो की ओर चलना है, मुझे अगले सवाल की ओर चलना है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ही क्लीन चिट दे दी थी रॉबर्ट वाड्रा को, तो रॉबर्ट वाड्रा जी अब तक इसलिए छोड़ के कोर्ट के सामने और ईडी के सामने पेश होने से क्यों कतरा रहे थे, और क्यों राजस्थान हाईकोर्ट को उन्हें कहना पड़ा कि आप पेश होइए? ये सवाल बना रहेगा। पर हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। 2012 में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता बचाने के लिए क्या सेना के साथ गद्दारी की? अब ये सवाल इसलिए पैदा होता है क्योंकि आज एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई है कि कुछ यूपीए 2 के बड़े नेता, यूपीए सरकार के बड़े नेता और मंत्रियों ने यह दिखाने की कोशिश की कि वीके सिंह जब आर्मी चीफ थे तब आर्मी देश में तख्ता पलट करना चाहती थी, जिस तरीके से पाकिस्तान में अक्सर होता है उस तरीके की बात वो यहाँ पे करना चाहते थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो से पूछा गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सीधे सीधे कह दिया कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, कोई शक्यता नहीं है, ये बिल्कुल फर्जी चीज है। पर फिर भी कुछ मंत्रियों ने इस खबर को बाकायदा पेपर में प्लांट करवाया और भारत की सेना के छवि को बिगाड़ने का काम किया गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि किसके इशारे पर यह किया गया? क्या सत्ता बचाने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए किया गया, या पाकिस्तान और आईएसआई के इशारे पे किया गया? क्योंकि इससे पहले अगर आप जानते हैं, आर्मी के खिलाफ अगर हमेशा मुखर होकर किसी ने बोला है तो कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाने की बात हो, चाहे आर्मी के चीफ के खिलाफ उनको सड़क का गुंडा कहने की बात हो। अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस पहले से एक फ्लो पार्टी है जो कि सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट अपनाने के लिए कभी किसी बात पर शक करती है, कभी किसी बात का मुद्दा उठाती है। क्या कांग्रेस पार्टी 2012 में ये गलत अफवाहें फैला रही थी, उनके नेता अफवाह फैला रहे थे कि भारत की आर्मी
तख्ता पलट करना चाहती है पाकिस्तान की तरह, सिर्फ सत्ता बचाने के लिए? जी सच्ची बात तो है, कांग्रेस पार्टी ने भारत जिंदाबाद, भारत माता की जय बोलने में भी शर्म आया है। गद्दार पार्टी है कांग्रेस पार्टी। तो आप समझ सकते हैं भ्राताश्री कि किस तरीके से लोग कह रहे हैं बार बार कांग्रेस की पुरानी आदत देखकर, उनके डीएनए को देखकर, कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सेना पर सवाल खड़ा किया है। मैं बीजेपी के पास जाना चाहता हूं। सुजीत जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। परसों एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में बताया गया कि हमारी सेना के पास डीएटीए यानी फंड्स नहीं है ट्रैवल करने के लिए। अब मैं सवाल से जोड़ता हूं, ये रिपोर्ट जो भ्राताश्री जिसके बारे में, अनुज जिसके बारे में बात करें, ये 7 साल पुरानी रिपोर्ट है। इस पर उस वक्त के वजीर आजम मनमोहन सिंह जी और उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर एंटनी साहब दोनों ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, उसका खंडन नहीं किया, आईबी ने खंडन किया था। 7 साल बाद चुनाव के पहले आप इस मुद्दे को निकाल रहे हो क्योंकि आपको आपकी असफलताएं छुपानी है। आप इस पर जवाब दीजिए। कांग्रेस का इतिहास रहा है, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और जब कोर्ट ने आदेश किया कि ये सांसद का चुनाव धांधली करके जीती हैं, तो मेरे को याद है 20 तारीख थी और 1975 में उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया और जितने भी विपक्ष के नेता हैं सबको जेल में 19 महीने उन्होंने डाल दिया। इनका तो कारोबार रहा है ये, देश के साथ गद्दारी करना, देश के साथ धोखाधड़ी करना, और ये सच्ची बात है। मैं हनुमान जी आपके पास आना चाहता हूं। पहले तो ये किसी पार्टी ने इस खबर को नहीं निकाला है, ये एक अखबार में छपा है और अखबार में सूत्रों के हवाले से छपा। अगर गलत खबर है तो कांग्रेस पार्टी इसका खंडन क्यों नहीं करती? कांग्रेस पार्टी जाके इस अखबार, सुनिए सवाल सुनिए, इसके खिलाफ जाके कार्रवाई क्यों नहीं करती? अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो इस मामले को स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस में ले जाएंगे और वो चाहते हैं कि क्रिस मिनिस्टर ने इस खबर को प्लांट करवाया अखबारों में 2012 में कि आर्मी कू करने वाली है, उसके बारे में स्पष्टीकरण दिया जाए। क्या कांग्रेस पार्टी ये करने के लिए तैयार होगी? ये मोदी जी के 100 दिन बचे नहीं, सच्चाई है ये। आखिरी 100 दिन, ऊपरले 100 दिन मोदी जी के पास है। और ये इसका जो अध्यक्ष है अमित शाह के बारे में सारा देश जानता है, इन्होंने किस टाइप की राजनीति करी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब अमित शाह और मोदी जी अपनी सरकार बचाने के लिए। और अमित शाह का नाम जब लोकसभा इससे भाग नहीं सकते। आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब मोदी जी को 50 सीट नहीं मिल रही। सवाल का जवाब दीजिए। आर्मी के सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाना, आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहना, गुलाम नबी आजाद का ये कहना कि आर्मी आतंकियों से ज्यादा सिविलियंस को मारती है, बार बार ये किया है ना, आर्मी पे सवाल उठाया है। अभी ताजा घटना बंगाल की आप देख रहे हो। बंगाल के अंदर लोकसभा की एक सीट भाजपा की नहीं है, और वो कैसे हथकंडे बना रही है भाजपा की उन्होंने गलत बात बोली। पॉलिटिकल ड्रामा है ये, सब ड्रामा है। 50 सीट मत बोलिए हनुमान जी, भाजपा की 50 सीट नहीं आएगी लोकसभा में, मेरी गारंटी इस बात की। 50 सीट नहीं आएगी। आपने कहा बंगाल में भाजपा की एक सीट नहीं है, नहीं आएगी। 2 सीटें हैं उनकी। यूपी में 73 सीट नहीं आएगी। ठीक है, आपके पास आना चाहता हूँ। सवाल आपसे ये है कि कुछ दिन पहले दूसरी एक रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट मुरली मनोहर जोशी की रिपोर्ट थी। कहा कि सबसे ज्यादा हमारे सेना को नुकसान मोदी जी की हुकूमत में हुआ है, डिफेंस के लिए पैसे नहीं है। परसों एचएएल का एक जो जहाज था वो क्रैश हो गया क्योंकि हमारे एचएएल के पास फंड्स नहीं है मोदी सरकार द्वारा। और 7 साल पुरानी ये खबर निकाले जिसका खंडन वजीर आजम ने किया कि उस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। तो मेरा सवाल है, आज सेना को छोड़कर 7 साल पहले के मुद्दे पर क्यों जा रही है बीजेपी? देखिए, ये हरियाणा की जनता एक बात बता देगी, हरियाणा की जनता वीरों की भूमि है और सबसे ज्यादा फौजी हरियाणा की जनता से सबसे ज्यादा आर्मी में लोग हैं। और कांग्रेस के समय और जब बीजेपी आरोप लगाती थी, अनेकों बार सेना के जनरल बदले गए कि घोटाला हो गया। आज राहुल गांधी पूरे देश में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि बीजेपी ने जो सेना के जो सामान थे, जो हेलीकॉप्टर आने थे, उनमें घोटाला कर दिया। हमारी हरियाणा की ये एक ऐसा पीड़ित प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा आर्मी के लोग जाते हैं, लेकिन दोनों कांग्रेस भी और बीजेपी भी एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। ये दोनों के दोनों इस देश की सेना के सबसे बड़े गद्दार बीजेपी और कांग्रेस दोनों हैं। अब जो है वो दिल्ली पर जो सरकार है वो किस तरह से उस पर लीपापोती और किस तरह बचाने की कोशिश कर रही थी, वो भी दिखाई पड़ा। मोदी विरोध में
क्या जेएनयू के देशद्रोहियों को बचाने की साजिश की जा रही है? दरअसल आज जेएनयू का सेडिशन केस का मामला फिर से दिल्ली के कोर्ट में पहुंचा और दिल्ली की कोर्ट ने 28 तारीख तक इस मामले को टाला और उसने कहा कि अब सैंक्शन देने के लिए अथॉरिटीज जाग जाए। दरअसल बात यह हो रही है कि दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली पुलिस को सैंक्शन नहीं दिया जा रहा है और बार बार उसमें डिले किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने कई सारे आरोप लगाए हैं। एक 1200 पेज की चार्जशीट फाइल की गई है जिसमें कन्हैया कुमार, अनिर्बान से लेकर जेएनयू के कई छात्रों पर सेडिशन के अलावा कई सारे मामले हैं। पर जब दिल्ली सरकार के लॉ सेक्रेटरी ने इस मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश की और होम मिनिस्ट्री तक के बात को पहुंचाने की कोशिश की, तब दिल्ली के कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने उनके ऊपर कार्रवाई भी की। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या कभी तो ये लॉबी के लोग जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग की तरफदारी करते हैं, वो जेएनयू चले जाते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, कभी वो उनको टिकट देकर चुनाव लड़वाना चाहते हैं और कभी वो सैंक्शन ना देकर जो केस चलना चाहिए दिल्ली के कोर्ट में उससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपको लगता है कि सिर्फ मोदी विरोध में देश विरोधी जो जेएनयू में कार्रवाइयाँ हुई और जो साजिशें हुई उसके लिए कुछ लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें संरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं कुछ विरोधी दल? हाँ जी, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल गद्दारों की पार्टी है, देशद्रोहियों की पार्टी है, ये ठगबंधन है। मोदी जिंदाबाद, सेंटर में मोदी आएगी और हरियाणा में इनेलो आएगी। कन्हैया कुमार सरिया भी नारे लगा रहे थे, सबको पता है इस बात का, और फिर भी राहुल गांधी उनके साथ जाके मिल रहे हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो कांग्रेस है वो देश विरोध के आ रही है। बार बार आर्मी पे सवाल उठा रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के इन्हें सबूत चाहिए, इन्हें देश की सेना पर भरोसा नहीं है, देश की इन्होंने पिछले बेड़ा गर्क करके रख दिया है। तो आप देख सकते हैं भ्राताश्री कि चाहे वो जेएनयू में राहुल गांधी, सीताराम येचुरी का जाकर वहां पे उन्हें संरक्षण देना हो, उनको सपोर्ट देना हो, या आज जो उनके साथ केस आगे बढ़ने के लिए रोक लगाई जा रही है एक विशेष तबके के द्वारा, टुकड़े टुकड़े गैंग के द्वारा, उस पर लोगों का कहना है कि मोदी विरोध में सिर्फ ये साजिशें रची जा रही है और देशद्रोही ताकतों को मदद की जा रही है। मैं बीजेपी के पास जाना चाहता हूँ। मैं रिपोर्ट देख रहा था, पिछले 4.5 साल में मोदी जी की हुकूमत में करीबन 203 सेडिशन के केसेस लगाए गए हैं। सेडिशन का केस यानी देशद्रोह का केस, इनमें से जनता और आवाम जाके हैरान होगी, एक भी कन्विक्शन नहीं मिला है, एक भी कन्विक्शन। अब अगर हुकूमत कह रही है, दिल्ली की हुकूमत, कि आप ऐसे केस लगाओ जिसमें कन्विक्शन हो, सेडिशन में कन्विक्शन नहीं होगी, तो इसमें आप कहीं ना कहीं कन्हैया और उनको बचाने की कोशिश नहीं करें, ऐसे चार्जेस लगाते हैं जो कोर्ट में साबित नहीं कर पाओगे आप। दुर्भाग्य है हमारे देश का, हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो देशद्रोही नारा लगने के बाद राहुल गांधी जैसे लोग जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं वो देशद्रोहियों के को बचाने के लिए उनके साथ खड़ा होते हैं। लालच है ऐसे नौजवान साथियों पर जो देशद्रोही का नारा लगे तो उनके साथ खड़े हो जाएं, सर्जिकल स्ट्राइक हो तो उसका सबूत मांगे। ये राहुल गांधी को आने वाले समय में इसका भुगतान करना पड़ेगा जो कन्हैया का साथ दे रहे हैं वो। मैं सवाल पूछ रहा था तो बिश्नोई जी से। बिश्नोई जी, चार्जशीट आ चुकी है, चार्जशीट कोर्ट में जा चुकी है, उसमें कहा गया है कि ये लोग देश के विरुद्ध काम कर रहे थे, नारे लगा रहे थे। जेएनयू में अफजल गुरु का प्रोग्राम हुआ, जो वीडियोस दिखाने का काम जी न्यूज़ ने किया, उसकी भी सत्यता स्थापित हुई कि नारे लग रहे थे। क्या ऐसे में अगर राहुल गांधी और सीताराम येचुरी जैसे नेता उनके साथ जेएनयू में खड़े हो जाते हैं, उनको दिल्ली सरकार की तरफ से संरक्षण मिलता है कि ताकि केस आगे ना बढ़े, आपको नहीं लगता कि देश विरोध नहीं करना चाहिए मोदी विरोध में? देखिए, देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर रह करके राष्ट्र विरोधी नारे लगाना शर्मनाक है। ऐसे लोगों के लिए इस देश में बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इस तरह के हालात क्यों पैदा हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मूल मुद्दों से हट करके आप जेएनयू में नारे लग रहे हैं। आज उस सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाना तो एक गलत है क्योंकि वो सेना पर सवाल उठाना है, लेकिन जेएनयू में नारे लगे उसकी जांच होनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी में इस बात की क्यों बातें हो रही है, ये सवालिया निशान है। भाजपा जुमलों की सरकार है, कांग्रेस। बिश्नोई जी आपकी बात आ गई, बिश्नोई जी आपकी बात आ गई। हनुमान जी, सवाल सिर्फ इतना है कि मोदी विरोध करिए, नीतियों पर बिश्नोई जी प्लीज, मोदी विरोध करना आपका अधिकार है, पर मोदी विरोध करते करते अफजल गुरु, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और ऐसे कार्यक्रमों के जो आयोजन करने वाले लोग थे, जो शामिल थे उस प्रोग्राम में, उन लोगों के साथ आप खड़े होंगे, उनको समर्थन देंगे?
ऐसा करना बिल्कुल गलत अगर कोई करता है तो। देश के विरुद्ध कोई भी देशद्रोही के नारे लगाता है वो गद्दार है, आतंकवादी है, हम खुद मानते हैं इस बात को। लेकिन मेरे बात एक समझ में नहीं आ रही, ये सारी बातें जो लास्ट के 100 दिन मोदी जी की सत्ता के रहते हैं, ये सारे बातें अब उठ रही हैं। अब वो बजट में, अंतरिम बजट में 5-6 हजार रुपये महीना साल के किसान को खैरात देने का काम मोदी जी कर रहे हैं। मुद्दा नहीं है, मुद्दा है वो, मुद्दा क्यों नहीं है? हमने इस पे चर्चा की है। आप इसमें जवाब दीजिए कि चाहे नीतियों पे आपकी कितनी भी आपकी गैर इत्तेफाकी हो, क्या देश विरोधी ताकतों के साथ आप खड़े रह जाएंगे? इसमें कोई आप मोदी विरोध करते करते देश विरोध, मोदी विरोध करना एक अलग चीज है, देश का विरोध कोई नहीं करेगा। अध्यक्ष खड़े हैं तो आप इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखो ना थोड़ा ध्यान से। जस्सी जी आप बताइए, आप बताइए जस्सी जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि देखिए, जब ये मामला सामने आया, जो 6 जम्मू और कश्मीर के बच्चे थे, करीबन 20 बच्चे थे, 6 उनमें से छोड़े गए थे, ऐसा बताया जाता था महबूबा मुफ्ती के दबाव में। उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने अफजल गुरु को शहीद का दर्जा दिया, सज्जाद लोन को मिनिस्टर बनाया बीजेपी की हुकूमत में। आज चुनाव के पहले बीजेपी ये कार्रवाई कर रही है, वो भी ऐसी कार्रवाई जो कोर्ट में अफेल नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सियासत नहीं कर रही है। ये विडंबना, ये बड़ा दुर्भाग्य है मेरे भारत देश का कि वहां कुछ लोग ऐसे नारे लगाने वाले आ जाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। राहुल गांधी के साथ एक नेता और गया था कन्हैया का और उमर खालिद का समर्थन करने, अरविंद केजरीवाल। और ऐसे नेताओं को राहुल गांधी सरेआम उमर खालिद और कन्हैया जैसे का और अरविंद केजरीवाल ये समर्थन करते हैं। ऐसे नेताओं की राजनीति छुड़वा के इनको घर बैठाना चाहिए। दूसरी एक सबसे अहम बात, ये बीजेपी जो कह रही है ना अपने आप को देशभक्त, अरे मेरे देश के फौजियों के ऊपर जो लोग पत्थरबाजी करते हैं कश्मीर में, ये उनको माफ करने का काम करते हैं। ऐसे गद्दार हैं ये। कांग्रेस और बीजेपी एक खाल में 2 भेड़िए हैं। अगला मुद्दा जो है वो हिसार का मुद्दा है, और हिसार के सियासी अखाड़े का असली पहलवान कौन, ये है हमारा सवाल। ये सवाल हम पूछते हैं हरियाणा की आवाम से, और इस बार हम जाते हैं किसी युवा के पास। आप बताइए, अच्छा आप बताओ, चलो युवा पावर, आइए बताइए कौन जीतेगा? मोदी जी जीतेंगे। तो युवा कह रहे मोदी जी, आइए सर, कौन जीतेगा? बीजेपी मोदी जीतेगा। देखो ऐसे आईएनएलडी कैंडिडेट पे भी डिपेंड करता है, सेंटर में मोदी सरकार आएगी। सेंटर में मोदी, आईएनएलडी के कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। आप बताइए कौन जीतेगा? ऐसा जी, प्रधानमंत्री मोदी और हमारा दुष्यंत भाई जिंदाबाद। प्रधानमंत्री मोदी और दुष्यंत भाई जिंदाबाद। आपको मैं मिलता हूँ। आइए थोड़ा यहाँ भी हम आए, यहाँ भी लोग हैं, इनको भी मिले। बताइए सर। देखो जी, 50 साल की तो गोभी देश की खोदी कांग्रेस ने, और 5 साल मोदी ने खोदी। जल्दी कौन जीतेगा? जल्दी यहाँ पे जीतेगी इनेलो। तो देखिए छोटे भाई, मैं बीजेपी के पास आना चाहता हूं। बीजेपी यहाँ पे, सुनिए मेरा सवाल सुनिए, आपको क्या लगता है कि हिसार के सियासी अखाड़े में अब असली पहलवान 2019 में कौन साबित होगा और क्यों? मैं कुछ नहीं जवाब देना चाहता हूँ, अभी जनता ने जवाब दिया। जनता में जितने भी लोगों से आपने पूछा, सभी ने मोदी का नाम लिया है। आपके सामने इसका उत्तर है जी। मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आपकी एक नई पार्टी की डेब्यू में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था पास में, जिनमें दुष्यंत चौटाला यहाँ से आते। क्या दुष्यंत चौटाला जीत पाएंगे या आईएनएलडी उनका वोट काटेगी और बीजेपी जीतेगी? कांग्रेस और बिश्नोई जी कांग्रेस में आ चुके हैं। देखिए, जिस प्रकार से 2014 में हिसार की जनता ने सबसे छोटी उम्र का सांसद चुन करके लोकसभा में भेजा था, और उस युवा सांसद ने अपनी पहली मैडम स्पीच में ये साबित कर दिया था कि एक जनप्रतिनिधि का दायित्व क्या होता है, उसका कर्तव्य क्या होता है। जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा को आगे रख करके पहली मैडम स्पीच उसने लोकसभा में दी। पर मैं कांग्रेस पार्टी के समर्थक से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी यहां पर सत्ता में रही है, हिसार जिस तरीके से विकसित होना चाहिए था उस तरीके से विकसित नहीं हुआ है, और ऐसा कहा जाता है कि हुड्डा परिवार ने ज्यादा फोकस रोहतक पे दिया, हिसार को उन्होंने एक तरीके से अनाथ करके रख दिया। तो आपको नहीं लगता कि जो काम आज हो रहा है, जैसे कि फिशरी कॉलेज दी है मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने, इन्होंने सही कहा, एयरपोर्ट की बात हुई है, यहाँ पे जो चीजें अब हुई है वो हुड्डा सरकार में नहीं। एयरपोर्ट की बात हुई है, और हिसार का विकास चौधरी भजनलाल जी ने, उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। आज तक 3 यूनिवर्सिटी बनी है, बंसीलाल, भूपेंद्र हुड्डा, भजनलाल जी के टाइम पे बनी है। यहाँ पे जितने पुल बने वो कांग्रेस में बने।
जितने भी सिस्टम, जो भी बड़ा काम हिसार में हुआ, कांग्रेस की सरकार में हुआ। एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी खड़े हैं, 800 करोड़, 1000 करोड़, 1200 करोड़, सारी सड़कें टूटी पड़ी है, पीने का पानी नहीं है, सीवरेज बंद है। एक बात पूछूं आपसे, 2014 में आप क्यों नहीं जीत पाए? आज गए गौ माता रोहतक जीती, आज गौ माता के नाम लेके वोट लेने वाली भाजपा आज तक हमारी गौ माता के लिए कुछ नहीं कर पाई है। आज किसानों के खेत में फसल खराब कर रही है गौ, पूरे शहर का बुरा हाल है। आज एक काम भी भाजपा ने बिहार के अंदर कुछ नहीं किया। मैं वापस जाना चाहता हूँ, हनुमान जी, मैं आपकी बात आ गई, मैं वापस जाना चाहता हूँ बिश्नोई जी के पास। दुष्यंत चौटाला यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या आपको लगता है कि ये जो पार्टी में आपकी स्प्लिट हो गया है, इससे आपको 2019 में नुकसान होगा? पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको 30 सेकंड का अनइंटरप्टेड टाइम देता हूँ, आप बताइए दुष्यंत चौटाला ने क्या काम किया, और 20 सेकंड में बताइए क्या काम करेंगे। 30 सेकंड नॉन स्टॉप, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। आप बोलिए क्या काम किया, क्या करेंगे? जिस दिन से सांसद दुष्यंत चौटाला चुने, उन्होंने अपने स्तर पर जब बेरोजगार युवा की तकलीफ देखी तो रोजगार मेला हिसार में लगवाया। उसने पासपोर्ट के लिए लोगों को चंडीगढ़ और दिल्ली जाते हुए, अंबाला जाते हुए देखा तो पासपोर्ट मेला पहले लगवाया, उसके बाद पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलवाया। आज तक 6 करोड़ से ज्यादा की अपनी लोकसभा सांसद निधि से ढाणियों में बिजली पहुंचाई। गऊओं के नाम पर भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति कर रही है। दुष्यंत चौटाला अकेला ऐसा सांसद ने 1.25 करोड़ रुपया उसने गौशालाओं को दिया। उसके अलावा पानी के पीने की समस्या, पानी का दुष्यंत चौटाला जब से सांसद बने हिसार में दिखाई नहीं दिए। रेलवे मिनिस्टर हमारा, सरकार हमारी, सारी अप्रूवल हमने लाई। सांसद होने के नाते हमने मर्यादा से उनको निमंत्रण दिया, और उनके लोग जैसे भाई हनुमान एरन ने बोला, इतना चिल्लाते जिंद में तो 2-4 वोट फालतू आ जाते। हमने मर्यादा के कारण उनको बुलाया, और वो वीडियो बनाते हैं, नकली बातें करके लोगों के जनता में बहम फैलाते हैं। हमने वाशिंग यार्ड यहाँ पर किया, यहाँ पर राजधानी आने वाली है। हमने महम से लेकर यहाँ तक की रेलवे लाइन मांगी, और में कांग्रेस की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल है जो रेलवे लाइन 2013 में चौधरी भूपेंद्र सरकार लेकिन सांसद तो 7 और भी है इनके। सरकार मोदी की चिट्ठी हम लोग दें, और सांसद होने के नाते उनको हम मर्यादा के तरह लाते हैं, और उसका श्रेय इनके कार्यकर्ता ले रहे हैं। 90 विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी कह रही है सांसद ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ हमको फॉर्मेलिटी के लिए बुलाते, और दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी सारे काम एमपी ने किया। आज भाई वर्सेस भाई के ट्विटर के नतीजों में बड़े भाई यानी तहसीन पूनावाला की जीत हुई है। आज की डिबेट यहीं पे समाप्त होती है। आज हम लोग हिसार में थे, कल हम लोग सिरसा में जाएंगे। भाइयों की भारत यात्रा चलती रहेगी, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भाई वर्सेस भाई में जुड़े। आप देखते रहिए भाई वर्सेस भाई, कल 6:55 पर, और कल भी हम जुड़ेंगे जी न्यूज़ पर। जय हिंद, जय भारत।